दोस्तों, कल शाम को हमने हमारे देश के एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन को खो दिया। मनोहर पर्रिकर जी, जो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे 3 साल के लिए। और बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से उनकी कल शाम को मृत्यु हो गई। वो उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में से एक थे जो काफ़ी सच्चे, ईमानदार और डाउन टू अर्थ इंसान थे, और आखिर तक वो अपनी ड्यूटी पर आते रहे। पूरे डेडिकेशन से उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी में उनकी इज्जत की जाती थी और अभी भी की जाएगी। हम, आप और पूरा देश उनकी मृत्यु का शोक मना रहे हैं आज के दिन, और हम उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड आवर कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एम्प्लॉयर्स अक्सर पीएफ के चालान को देरी से डिपॉजिट कराते हैं। कई बार तो पेरोल बनाने में ही देरी कर देते हैं, और कई बार पेरोल बन जाने के बाद, चालान बन जाने के बाद भी उसको डिपॉजिट कराने में कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीने लगा देते हैं। अमूमन हमने अपने एक्सपीरियंस से ऐसा देखा है कि 1-1.5 महीने की देरी तो कई संस्थानों के लिए बहुत ही कॉमन है। शायद इन एम्प्लॉयर्स को ये मालूम नहीं है कि पीएफ की पेनल्टी और इंटरेस्ट एक्चुअली कितना होता है, और जब उन एम्प्लॉयर्स के पास वो नोटिस सर्व होते हैं तो इतने लंबे चौड़े अमाउंट को देखकर वो एक बार के लिए सकपका जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि पीएफ का चालान देरी से डिपॉजिट करने पर आप पर कितना इंटरेस्ट, कितना डैमेज, कितना पेनल्टी लगेगा, और कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। हम ये भी जानेंगे कि कौन से पीनल प्रोविजन होते हैं जिनके बाद आपके अकाउंट को सीज भी किया जा सकता है और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है यदि आप पीएफ का चालान समय पर डिपॉजिट नहीं कराते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि सभी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स जागरूक हैं, पीएफ के ईसीआर को सबमिट करने की आखिरी तारीख होती है 15। ठीक उसी तरह 15 ही तारीख तक आपको अपना पीएफ का पेमेंट भी कर देना चाहिए। ये पेमेंट 15 तारीख को न सिर्फ आपकी बैंक से निकल जाना चाहिए, जबकि पीएफ के अकाउंट में जमा भी हो जाना चाहिए। अक्सर आपके बैंक से पीएफ में अमाउंट ट्रांसफर होने में, चूंकि आप एनईएफटी या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं, 1 या 2 दिन का समय भी लग जाता है। ऐसे में उस अमाउंट पर भी पेनल्टी और इंटरेस्ट जरूर लगने लगता है। और जो पीएफ की साइट है उसके बारे में तो आपको पता ही है, वो ठीक ऐसे समय पर डाउन होती है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में जो एम्प्लॉयर्स आखिरी मोमेंट तक अपने चालान बनाने का या अपने चालान के पेमेंट करने का वेट करते हैं, उनका लाजमी सी बात है कि उनका 1-2-3 दिन का पेनल्टी तो लग ही जाता है। तो दोस्तों, हम जानने वाले हैं कि इन 1-2-3 दिन की पेनल्टी आखिर होती कितनी है, और जो लोग लंबे समय तक भी अपने पीएफ का चालान नहीं जमा कराते उन पर अल्टीमेटली कितनी ज्यादा पेनल्टी और डैमेज लग जाता है। तो पीएफ के चालान को देरी से पे करने के लिए आपको 2 प्रकार के एरियर यानी एडिशनल भुगतान करने पड़ते हैं। पहला होता है इंटरेस्ट, जो कि आता है सेक्शन 7Q के अंतर्गत, और दूसरी होती है डैमेजेस या पेनल्टी, जो आती है सेक्शन 14B के अंतर्गत। सेक्शन 7Q के अंतर्गत जो इंटरेस्ट होता है वो साल का 12% यानी 12 सैकड़ा होता है। इसको अगर हम आसान शब्दों में समझे तो मान लीजिए आपका चालान 1 लाख रुपए का है, तो उस पर 33 रुपए प्रतिदिन, 33 रुपीज पर डे का आपका इंटरेस्ट लगभग बनता है। अब बात करते हैं हम, जो मेजर है वो है इसकी डैमेजेस और पेनल्टी की, जो सेक्शन 14B के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 14B के अंतर्गत 4 स्लैब बनाई गई है डैमेजेस और पेनल्टी की। ये इसलिए बनाई गई है ताकि एम्प्लॉयर्स अपने चालान को पेमेंट करने में डिले नहीं करें, और उसके कारण जो एम्प्लॉयज हैं वो सफर नहीं करें, चाहे उनका विड्रॉल का केस हो, चाहे उनका डिले पेमेंट के कारण उनका जो इंटरेस्ट हो रहा है वो कम हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो इसको अवॉइड करने के लिए पीएफ डिपार्टमेंट ये डैमेजेस और पेनल्टी भी लगाता है। यदि आपका डिले 2 महीने से कम का है तो 5%, यदि 2 से 4 महीने का है तो 10%, 4 से 6 महीने का है तो 15%, और 6 महीने से ज्यादा का है तो 25% आप पर डैमेजेस एनुअली लगते हैं। अब इन परसेंटेज को हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका चालान का अमाउंट है, तो 5% के हिसाब से पहले 2 महीने में जो आपका डैमेज लगेगा वो लगेगा 14 रुपए लगभग। अगले 2 से 4 महीने के लिए जो डैमेज आपके ऊपर लगेगा वो लगेगा 27 रुपए। 4 से 6 महीने में जो आपके ऊपर डैमेज लगेगा वो 41 रुपए लगेगा, और यदि आप 6 महीने से बाद भी डिले करते हैं तो लगभग आप पर जो डैमेज लगेगा वो 69 रुपीज पर डे का लगेगा। इसको हम अगर 1 महीने के हिसाब से समझें तो 6 महीने के बाद जितने महीने आप डिले करते जाएंगे, 1 लाख रुपए के चालान पर आपका 3200 रुपए का
इंटरेस्ट और डैमेज बनता चला जाएगा, जो बनेगा सेक्शन 7Q और 14B के अंतर्गत। ये अमाउंट आपका एक्यूमुलेट होता चला जाता है और आपको नोटिस के थ्रू आप तक पहुंचाया जाता है। आप इसको आगे जाके कंटेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन यदि एक्चुअल में आपने डिले में पेमेंट किया है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये अमाउंट वेवर हो पाएंगे। यदि आपने डिले किया है तो आप पीएफ की साइट पर जाकर वहां पर डैमेज और इंटरेस्ट के सेक्शन में जाकर ये अमाउंट पे कर सकते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपको पीएफ की साइट पर यहां पर नजर आते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं 7A नाम की एक प्रोसीडिंग की। ऐसे लातों के भूत जो इन सभी के बाद नोटिस के बाद भी अपना चालान समय पर पे नहीं करते हैं या फिर पे ही नहीं करते हैं, तो उनके साथ पीएफ डिपार्टमेंट क्या करता है, उन पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 7A। सेक्शन 7A एक तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग है जो पीएफ डिपार्टमेंट कर रहा है। सेक्शन 7A 2 केसेस में लगाया जाता है। नंबर 1, ऐसी जगह जहां पर लॉ की एप्लीकेबिलिटी यानी पीएफ के खुद की एप्लीकेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह हो, यानी यहां पर पीएफ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, कब से लगना चाहिए इत्यादि इत्यादि, तब 7A की प्रोसीडिंग की जाती है। या फिर जो अमाउंट ड्यू निकाला गया है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं अमाउंट इतना नहीं, इससे ज्यादा या इससे कम निकलना चाहिए, तब भी 7A लगाया जाता है। 7A में जो जज की भूमिका निभाते हैं वो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर या एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर या फिर रीजनल पीएफ कमिश्नर या फिर असिस्टेंट रीजनल पीएफ कमिश्नर, इन सभी लोग में से कोई एक जज की भूमिका निभाते हैं। जो आपके ओपोनेंट रहते हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर रहते हैं और आप अपने केस को डिफेंड करते हैं 7A में जाकर। 7A के सेक्शन 1 के अंतर्गत जो ऑफिसर इंक्वायरी कर रहे हैं उनको सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत 4 अधिकार दिए जाते हैं। वो अधिकार इस प्रकार है। नंबर 1, enforcing the attendance of any person or examining him under the oath. Number 2, requiring the discovery and production of document. Number 3, receiving the evidence on affidavit. And number 4, examination of witness. एक तरीके से जो एक्चुअल जज के पास अधिकार होते हैं वही ऑफिसर के पास जो इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहा है उसके पास भी अधिकार उपलब्ध हो जाते हैं। ये जो पूरी इंक्वायरी होती है 7A के अंतर्गत, ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर की जाती है सेक्शन 193 एंड 228 के अंतर्गत। और यदि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, यदि वो इसमें कॉपरेट नहीं करते हैं तो इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1960 के अंतर्गत उन पर कार्यवाही भी की जा सकती है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो 7A की पावर है वो कोर्ट की तरह ही है। यहां पे जो ऑफिसर होता है उसके पास जज के अधिकार होते हैं और वो आपको एविडेंस लाने से लेकर विटनेस और आपको ओथ दिलाकर आपसे सच्चा बयान लेने के लिए सभी तरीके से उसके पास कंप्लीट पावर है। और ऐसा नहीं करने पर आपको पीनल कोड के अंतर्गत सजा हो सकती है, जेल हो सकती है इत्यादि इत्यादि। अब इसमें एक राहत एम्प्लॉयर को जरूर दी गई है कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7A के अंतर्गत यदि एम्प्लॉयर को इनफ समय नहीं दिया गया सभी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए, तब तक कोई भी प्रकार का ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयर और भी ढीठ है और वहां पर आते ही नहीं, अपनी अटेंडेंस इंश्योर ही नहीं करते हैं और कोई जस्टिफाइबल रीजन भी नहीं देखते हैं कि वो वहां पर क्यों नहीं प्रेजेंट है। ऐसे में 7A के सब सेक्शन 3A के अंतर्गत जज के पास यानी जो यहां पर कमिश्नर है उनके पास ये पावर रहती है कि वो सारे उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एक ऑर्डर पास कर दें। और इस केस में जो ऑर्डर पास होता है वो ऑलमोस्ट फाइनल होता है, उतना पेमेंट एम्प्लॉयर को करना ही होता है। यदि एम्प्लॉयर वो पेमेंट नहीं कर पाते तो उनका अकाउंट भी सीज कर लिया जाता है और उनके अकाउंट से पेमेंट लिया जा सकता है या फिर उनकी प्रॉपर्टी इत्यादि सीज कर उससे नीलाम करके उससे भी पीएफ का पेमेंट निकाला जा सकता है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज का पीएफ का पेमेंट है वो उसका मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है और जो भी एम्प्लॉयर मैनेजमेंट किसी भी संस्थान के रहते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। अब 7A के अंतर्गत एक बार ऑर्डर पास करने के बाद कुछ छोटे छोटे रेमेडीज आपके पास फिर भी अवेलेबल रहते हैं। सेक्शन 7B के अंतर्गत आप रिव्यू करवा सकते हो सेक्शन 7A के अंतर्गत जो भी ऑर्डर पास हुए हैं। सेक्शन 7C के अंतर्गत फाइनली जो अमाउंट डिटरमाइन होता है उसके रिकवरी का सेक्शन 7C के अंतर्गत नोटिस आता है। और फाइनली जो सेक्शन 7D है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आप फिर से एक बार बोल सकते हो कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है एज एम्प्लॉयर और आपके मेरे ऑर्डर को फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए। इन सभी केसेस के बाद ऑब्वियसली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील्स की जा सकती है। तो जो भी एम्प्लॉयर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें सबसे पहले इंश्योर करना है कि अपना चालान समय पर बनाए। कोशिश करें कि 10 तारीख से पहले ECR वगैरह जनरेट करके पेमेंट करने लग जाए, क्योंकि कई बार 1 या 2 दिन लग जाते हैं पेमेंट में डिले को लेकर। उसके अलावा ऐसी यदि नौबत आए आपके पास कोई भी 7Q या 14B का नोटिस आए तो उसे प्रॉपरली रिव्यू करके उसका पेमेंट तुरंत से करवा दें। यदि आपको लगता है कि उसमें कोई दिक्कत है तो तुरंत लेटर के द्वारा पीएफ डिपार्टमेंट को संपर्क करें, उन्हें बताएं कि जो आपने 7Q या 14B का नोटिस मुझे भेजा है उसमें प्रॉपरली कैलकुलेशन नहीं की गई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। यदि बात 7A तक आ जाती है तो उसके बाद उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप पर हैवी पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों जाते जाते आज का सवाल, आज के सवाल का सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन से सेक्शन के
अंतर्गत पीएफ डैमेज और पेनल्टी चार्ज करता है। सेक्शन 14A, 14B, 14C और 14D। सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। आपको अपने सही जवाब नीचे कमेंट्स में लिखने हैं और एक बार से अधिक अपने जवाब नहीं लिखने हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।